हेलो बच्चों। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल जिसका नाम है नेक्स्ट अल्फा लर्न। और आई होप कि आप सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं और आप सब बहुत अच्छे हैं। तो अभी तक हमने बात की थी जो पिछले लेक्चर्स में क्लास नाइन्थ का जो मेजर पोर्शन है सोशल साइंस का, है ना, उसको कवर करने की, जो कंप्लीटली एनसीईआरटी पे बेस्ड है। और जो रेफरेंस भी है हमारा वो भी एनसीईआरटी है, क्योंकि जो मैक्सिमम जो पैटर्न्स होते हैं पेपर के वो एनसीईआरटी से रिलेटेड होते हैं। तो अभी तक सोशल साइंस के 3-4 चैप्टर्स हमने कवर किए जो ज्योग्राफी से रिलेटेड था, और मैंने बताया है पिछले लेक्चर्स में कि कैसे इंडियन ज्योग्राफी किस तरीके से इंडिया के साइज लोकेशन के बारे में उसमें बताई गई है, किस तरीके से फिजिकल फीचर्स को कवर किया गया, कैसे जो छोटी बड़ी नदियां हैं, जो ड्रेनेज सिस्टम है, जो भारत का जो पूरा ड्रेनेज पैटर्न है वो किस तरीके से काम कर रहा होता है। तो इन सबको कवर करने के बाद आज हमारे पास एक नया टॉपिक है, और काफी टाइम के बाद मैं लेक्चर रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ हालांकि। तो आज हमारे पास एक नया टॉपिक है जिसका नाम है पॉलिटी, है ना। इस सब्जेक्ट में हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को पढ़ने वाले हैं। जैसे अभी बहुत ज्यादा आप सुनते होंगे कि डेमोक्रेसी के बारे में चीजें सुनते होंगे कि कैसे देश में क्या क्या गलतियां हो रही हैं, गवर्नमेंट किस तरीके से डोमिनेट कर रही है ना। तो इसी से रिलेटेड ये चैप्टर है वाई डेमोक्रेसी। आपके जो पॉलिटी का जो पोर्शन है सोशल साइंस में उसका ये पहला चैप्टर है, और आइए आज हम इसको कवर करते हैं। सो व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी, ठीक है। ओके, तो चलिए पहले हम ये देखेंगे कि हमारे आज का जो ऑब्जेक्टिव है, जो उद्देश्य है, उसमें हम क्या क्या करने वाले हैं, क्या क्या कवर करने वाले हैं, है ना। तो पहला है डिफाइन डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्या है? डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी बड़ा सुनते आ रहे हैं, है क्या ये आखिर? एक्सप्लेन फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। अलग अलग जो फीचर्स हैं उसके बारे में जानेंगे। फिर है डेमोक्रेसी एंड नॉन डेमोक्रेसी में क्या डिफरेंस होता है। अंडरस्टैंड मेरिट्स एंड लिमिटेशंस ऑफ डेमोक्रेसी, क्योंकि जो भी चीजें होंगी ना, उस देखिए लाइफ में हर चीज का कुछ ना कुछ मेरिट है और कुछ ना कुछ डीमेरिट है। वैसे ही जितने सिस्टम बनाए जाते हैं, जैसे हम आज डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर इंडिया में, तो वहां पे डेमोक्रेसी के एडवांटेजेस तो बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। आप कभी कभी जब चाइना से कंपेयर करेंगे खुद को, तो आपको फील होगा कि बहुत सारे ऐसे क्लियरेंसेज हैं जो डेमोक्रेसी की वजह से भी प्रॉब्लम में आती हैं, और हालांकि समझने की बात है। चलिए अब आते हैं एक्सप्लेन ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। चूंकि हमको ब्रॉडर पर्सपेक्टिव पे, मैं हर लेक्चर में ये बात कहता हूं कि चूंकि जो जो हम पढ़ते आ रहे हैं बहुत पहले से, अब उसको थोड़ा चेंज करना होगा, बिकॉज अब हम नाइन्थ के स्टूडेंट हैं। जब आप नाइन्थ में पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके पास एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव हर चीज को देखने का होना चाहिए, और ये तो आपका बेसिक है, अभी आपको आगे और भी समझना होता है। तो इसलिए ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, क्योंकि एक बड़ा प्यारा सा डेफिनेशन है कि फॉर द पीपल बाय द पीपल वाला, तो अब उससे काम नहीं चलने वाला। सो हमारा जो पहला कॉन्सेप्ट है वो है व्हाट इज डेमोक्रेसी, है क्या एंड क्यों है डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी। तो व्हाट कम्स टू योर माइंड व्हेन यू हियर डेमोक्रेसी, है क्या ये, क्या दिमाग में आता है? जब आप डेमोक्रेसी को सुनते हैं तो आपके दिमाग में आता है वोटिंग, आपके दिमाग में आता है राइट्स, आपके दिमाग में आते हैं डिफरेंट फंडामेंटल राइट्स, है ना। और और क्या आता है दिमाग में? गवर्नमेंट और फ्रीडम, ठीक है, इलेक्शंस। तो ये सारी चीजें, इक्वेलिटी कहाँ पॉसिबल है? तो जैसे ही हम डेमोक्रेसी सुनते हैं ना, ये बातें हमारे दिमाग में आनी शुरू हो जाती है। और आज इंडिया में आप जो इतने अच्छे से रह पा रहे हैं, आपको ऐसा लगता है कि आप फ्रीली हर जगह जा पा रहे हैं, आप फ्रीली हर जगह एक्सप्लोर कर पा रहे हैं, आप बहुत आराम से किसी काम को यहाँ पे कर सकते हैं। तो क्यों कर पा रहे हैं? उसका एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है डेमोक्रेसी, क्योंकि हम डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर सरवाइव कर रहे हैं, ठीक। हमारे हमारे देश में ऐसा नहीं है कि किसी एक हाथ में पूरा पावर कॉन्सेंट्रेट कर दो, नहीं। तो क्या हुआ, लोगों के हाथ में पावर को दो। कैसे दो? उसका एक प्रॉपर रूल रेगुलेशन सिस्टम बना हुआ है, उसके थ्रू हम ये सारे काम को कर पाते हैं, ठीक है। अब आता है मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, रूल ऑफ द पीपल। क्या मतलब है रूल ऑफ द पीपल? तो पहली बात, द वर्ड डेमोक्रेसी,
क्योंकि हम जब कुछ भी पढ़ना शुरू करते हैं तो सबसे पहले मेरे दिमाग में आना चाहिए कि उसका रूट क्या है, जड़ क्या है। तो डेमोक्रेसी जो है वो दो वर्ड से मिलके बना हुआ है। पहला पीपल, दूसरा है क्रेसिया, विच मीन्स रूल। तो डेमोस का मतलब क्या होगा, पीपल, और क्रेसिया का मतलब रूल। इट मीन्स दोनों को मिलके क्या बना, डेमोक्रेसी। चलिए, सो व्हाई डू वी नीड अ डेफिनेशन। तो फैक्ट ये है ना कि आज अगर हम पाकिस्तान को देखें तो वो भी खुद को डेमोक्रेटिक कहता है। क्यों कहता होगा? तो इस डेफिनेशन से अगर हम चलें कि फॉर द पीपल, तो दिखावे के लिए तो उसके पास भी ये सारी चीजें हो सकती हैं, बट वो कंप्लीटली डेमोक्रेटिक कभी नहीं हो पाता। हम आज 75 ईयर से क्यों सरवाइव कर रहे हैं? बिकॉज वी नो, एक्चुअली वी नो, क्योंकि हम रूट से जानते हैं कि डेमोक्रेसी क्या होता है। तो डिफरेंट गवर्नमेंट्स कॉल देमसेल्फ डेमोक्रेटिक, देयरफॉर वी नीड अ क्लियर डेफिनेशन कि एक्चुअल में डेमोक्रेसी है क्या। ऐसा तो नहीं कि हम स्यूडो चीजों को प्रैक्टिस कर रहे हैं कुछ भी, और बोल रहे हैं कि जस्ट वी आर डेमोक्रेटिक कंट्री, बट वी आर एक्चुअली नॉट, है ना। चलिए, तो डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। ये बड़ा अच्छा डेफिनेशन लगता है सुनने में कि रूलर्स इलेक्ट होते हैं। यस, रूलर्स इलेक्ट होते हैं। इंडिया में ये देखने को मिल सकता है, इसीलिए आपके इस चैप्टर में भी ना बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज का जो केस स्टडी है वो किया गया और इसमें इंक्लूड किया गया, ताकि आप समझें कि डेमोक्रेसी की एक डेफिनेशन से डेमोक्रेसी नहीं हो सकता। अभी जब आप पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या क्या एक्चुअल पॉइंट्स हैं जो आपको डेमोक्रेसी के रियल पिक्चर्स को दिखाएंगे। और उसको पढ़ने के बाद आपको पता चला कि ओ, डेमोक्रेसी सिर्फ कहने की बात नहीं थी, डेमोक्रेसी बहुत बड़ी बात थी, जो आप इस चैप्टर को पढ़ने के बाद समझ जाएंगे। तो डेफिनेशन अलाउज अस टू सेपरेट डेमोक्रेसी फ्रॉम फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट दैट आर क्लियरली नॉट डेमोक्रेटिक। अभी मैं वही बता रहा था आपको। इफ अ कंट्री कंडक्ट्स इलेक्शन, इट इज ऑटोमेटिकली डेमोक्रेटिक। ये क्वेश्चन है, क्या इलेक्शंस हो रहे हैं तो क्या हम डेमोक्रेटिक हैं? या कोई भी किसी भी देश में अगर इलेक्शन हो रहा है तो क्या वो डेमोक्रेटिक है? नहीं। इसका सिंपल आंसर है कि इलेक्शन होना और फेयर इलेक्शन का होना, लोगों के बीच में एक प्रॉपर एक लीडर का इमेज होना, उस लीडर के लिए एक सिंपैथी होना, ये अलग अलग बातें हैं। ठीक है, चलिए। नो, मेनी कंट्रीज होल्ड इलेक्शंस, इवन चाइना होल्ड्स इलेक्शन, इवन नॉर्थ कोरिया होल्ड्स इलेक्शन। ओके, चलिए, तो डेमोक्रेसी की कुछ जो बेसिक बातें थी वो हमने कवर की। अब कुछ ऐसी बातें हैं जो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स की हम कवर करेंगे। जैसे पहला आपका देश है म्यांमार। क्योंकि ये केस स्टडीज बहुत बड़े बड़े, तो कुछ छोटे ओवरव्यूज को आप लेते चलिए और उसको आप अच्छे से पढ़ जरूर लीजिएगा। तो पहली बात क्या, म्यांमार। तो मिलिट्री रूलर्स टुक पावर, पीपल डिड नॉट इलेक्ट देम। सिंपल बात है। जहां पे मिलिट्री रूल करेगी, म्यांमार का पूरा केस जब उठाएंगे आपको पता चलेगा कि वहां पे क्या है, मिलिट्री रूल कर रही है। वहां पे कोई गवर्नमेंट को इलेक्ट नहीं करता, वहां कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। ठीक है, कोई ऐसा नहीं होने वाला कि नहीं नहीं, प्रॉपर जैसे इलेक्शन कमीशन इलेक्शन को कंडक्ट करा रही है और प्रॉपर हर साल इलेक्शन, हर समय एक टाइम टू टाइम रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से इलेक्शन हो रहे हैं, फिर इलेक्शन हो रहे हैं, उस तरीके से वहां पर नहीं होता। ठीक, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, नॉन डेमोक्रेटिक। इट मींस कि जो पावर का कंसंट्रेशन है वो किसी एक हाथ में है, किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में है। जैसे इंडिया में, तो इंडिया में किसी एक ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन के अंदर नहीं हो सकता। हमने पावर को क्या किया, डिवाइड किया, है ना, ताकि ऐसा ना हो कि पूरा पावर एक सिंगल हैंड या सिंगल इंस्टीट्यूशन के अंदर में क्या हो जाए, कॉन्सेंट्रेट हो जाए। तो वैसे डेमोक्रेसी कभी सरवाइव नहीं कर सकता। पीपल डिड नॉट इलेक्ट देम। सॉरी, सऊदी अरेबिया, क्योंकि वहां पे जो रूलर है वो किंग होगा। क्यों? क्योंकि उसको बर्थ से ही वो राइट होता है कि भाई राजा का बेटा ही राजा बनेगा। पीपल डू नॉट चूज द रूलर। फिर चाइल्ड की हम बात करते हैं, वहां तो डिक्टेटरशिप है, यानी तानाशाही। भारत में भी अक्सर ये वर्ड सुनने को आपको मिलते रहता होगा, है ना, तानाशाही। नो पीपल्स चॉइस, चाहे आप जो भी हो, आप कभी क्या नहीं कर सकते थे, आप जो है चाइल्ड में, हालांकि पिनोशे नाम के रूलर थे वो, तो वो क्या थे, डिक्टेटर थे बेसिकली। हिटलर का नाम आपने नाइन्थ में जरूर सुना होगा हिस्ट्री में। ठीक है, तो उससे अच्छा डिक्टेटर कोई क्या ही हो सकता है। खैर, दीज आर नॉट डेमोक्रेसीज,
तो ये नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जहां पे बेसिकली लोग, जो देश के लोग हैं ना, उनके हाथ में कुछ भी नहीं है टू इलेक्ट गवर्नमेंट, टू इलेक्ट देयर लीडर, टू इलेक्ट द रिप्रेजेंटेटिव, वो इलेक्ट नहीं करते हैं। ठीक, अब आइए तो डेमोक्रेसी और जो नॉन डेमोक्रेसी की बात थी वो तो हमारी हो गई, लेकिन फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, अब इसकी कुछ चीजें ऐसी हैं, मतलब जो डेमोक्रेसी है, जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वो कैसा होना चाहिए, क्या फीचर्स हैं उसके। जैसे आप हमेशा जब कुछ खरीदने जाते हो तो क्या करते हैं, उसका फीचर देखते हैं, क्या क्या उसके अंदर अच्छा है, क्या बुरा है ना। तो इसी में हम फीचर्स में कुछ चीजें पढ़ेंगे जो डेमोक्रेसी को समझने के लिए बहुत जरूरी है। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं हमारे पड़ोसी का, जिसका नाम है पाकिस्तान। जनरल मुशर्रफ के अंडर में इसको हम देखते हैं। मिलिट्री कूप इन 1999, पाकिस्तान हैज हैड इलेक्शंस। अभी मैंने बताया था कि इलेक्शन का होना कभी डिसाइड नहीं करता कि डेमोक्रेसी है या नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान has had elections, elected representatives have some powers, कुछ पावर्स तो थे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के पास, बट जो फाइनल पावर थी वो कहां थी, मिलिट्री के हाथ में। ठीक है, और ये मैं कब की बात कर रहा हूं, 1999, जनरल मुशर्रफ, ये याद रखिएगा आप एज अ फैक्ट। तो पहला फीचर क्या समझ में आता है, इन अ डेमोक्रेसी फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद इलेक्टेड लीडर्स। जिसको हमने चुना है, जो लीडर्स हैं, जो जिनको एक्चुअल में लीडर बनाया गया, तो उनके पास उस पावर को एक्सरसाइज करने के लिए भी तो लिमिटेशंस नहीं होने चाहिए ना। तो फाइनल पावर कहीं और रहेगा, तो आपको क्या, पपेट बन के आप काम करिए, और वही होता आया। तो पहला फीचर क्या समझ में आता है कि फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद इलेक्टेड लीडर्स। अब आइए, एक क्वेश्चन है कि व्हाई पाकिस्तान वाज नॉट फुली डेमोक्रेटिक। मिलिट्री कंट्रोल्ड गवर्नमेंट, पहली बात। दूसरा, प्रेसिडेंट के पास बहुत ज्यादा पावर। तीसरा, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स कुड नॉट टेक फाइनल डिसीजंस। तो जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो फाइनल डिसीजन नहीं ले सकते थे। दैट्स व्हाई हम इसको फुल्ली डेमोक्रेटिक नहीं कह सकते। ठीक है, अब आइए, फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन। तो दो केसेस को हम उठा लेते हैं। ठीक है, फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन का मतलब क्या, कि अगर कोई एक ऐसा बंदा है जो चुनाव लड़ रहा है, इलेक्शन लड़ रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो 70 साल से वही जीतते आ रहे हैं, 50 साल से वही जीतते आ रहे हैं। फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए, जहां पे सबको कॉम्पीट करने का मौका मिलना चाहिए। तो एग्जाम्पल ऑफ चाइना, इलेक्शन एवरी 5 years, देखिए कितने अच्छे से होता है, कितना अच्छा ये साउंड कर रहा है। ओनली अप्रूव्ड कैंडिडेट्स कुड कंटेस्ट, द गवर्नमेंट इज ऑलवेज फॉर्म्ड बाय द कम्युनिस्ट पार्टी। वहां पे आज से नहीं, बहुत पहले से कम्युनिस्ट की सरकार है। पीपल हैड नो रियल चॉइस। तो क्या है, इलेक्शन को दिखाया तो जा रहा है कि यस, एवरी 5 year वी आर कंडक्टिंग इलेक्शंस, बट नथिंग। एग्जाम्पल ऑफ मेक्सिको, इट होल्ड्स इलेक्शन आफ्टर एवरी 6 years टू इलेक्ट प्रेसिडेंट। हर 6 साल पे अपने प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने के लिए क्या करते हैं ये लोग, इलेक्शन हेल्ड कराते हैं। अंटिल 2000, पीआरआई पार्टी, 2000 तक पीआरआई नाम की पार्टी, जैसे हमारे यहाँ पे बीजेपी कांग्रेस जैसे पार्टियां हैं, वैसे ही वहां पे क्या है, पीआरआई पार्टी, जो हमेशा इलेक्शन जीतते रही। अपोजिशन वाज सप्रेस्ड। ठीक है, मीडिया फेवर्ड, जो भी रूलिंग पार्टी थी उसी को मीडिया फेवर करती, और जो भी अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज थी उनके सारे जो एक्टिविटीज थे उसको क्या करती थी, इग्नोर करती थी। सो डेमोक्रेसी का सेकंड फीचर क्या है, इट मस्ट बी अ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस वेयर दोज करेंटली इन पावर हैव अ फेयर चांस ऑफ लूजिंग। अगर कोई पावर में है या लंबे समय से है, तो उसके पास एक फेयर चांस हारने का भी होना चाहिए। अगर वो नहीं हार रहा है बहुत लंबे टाइम से, तो फिर क्या मतलब हुआ इलेक्शन का, इलेक्शन हो या फिर ना हो। ठीक है, लोगों के हाथ में चॉइस है ना, तो लोगों के चॉइसेस बदलते भी हैं। अगर आप अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, आप बहुत ज्यादा करप्शन, इवन इंडिया में आपको देखने को ये चीजें मिलती रहती हैं, इसीलिए इंडिया 75 ईयर से डेमोक्रेसी को सरवाइव कर पा रहा है, बिकॉज चेंजिंग्स यहाँ होते रहते हैं। ठीक, द सेकेंड फीचर, अब आप डिसाइड करिए कि क्या इंडिया इन सब में फिट बैठता है या नहीं, ये डिसीजन आपका होना चाहिए, ओपिनियन बिल्डिंग आपकी होनी चाहिए। तो सेकेंड फीचर हमने पढ़ा। थर्ड क्या है भाई, वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू। चलिए सऊदी अरेबिया का एक एग्जांपल उठा लेता हूं मैं।
Until 2015 सऊदी अरेबिया वुमेन डिड नॉट हैव द राइट टू वोट. सऊदी अरेबिया में क्या था, वुमेन्स के पास राइट टू वोट नहीं था. अब example of Estonia, people belonging to Russian minority find it difficult to get the right to vote. अब क्या होता है, example of Fiji, the vote of an indigenous Fiji has more value than that of Indian Fijian. अब समझना ये है, जैसे यहाँ पे हमने बात की वन पर्सन वन वोट, वोट वन वैल्यू. फिजी वाले में क्या हुआ, वोट ऑफ एन इंडिजिनस फिजी, यानी कि जो वहां पे स्वदेशी लोग थे, है ना, उनके पास सिर्फ ज्यादा वैल्यू था उनके वोट का इन लोगों से, इंडियन फिजियन से, है ना. द थर्ड फीचर, एवरी एडल्ट सिटीजन मस्ट हैव इक्वल वोटिंग राइट्स, इक्वल, है ना, एंड इक्वल वैल्यू ऑफ वोट. सिंपल है, अगर अगर आप सिटीजन ऑफ इंडिया हैं, ठीक है, तो आपका जो वोटिंग है ना, वो आपका जो वैल्यू रखता है, वो कोई अमीर हो, कोई गरीब हो, कोई बाहर का हो, यहाँ का हो, अगर वो सिटीजन ऑफ इंडिया है, अगर वो लीगली यहाँ रहता है, यहाँ का बाशिंदा भी है, और वो लीगल तरीके से यहाँ रह रहा है, यहाँ का वोटर है, तो उसका, उसके वोट का वैल्यू सिंगल होना चाहिए, किसी से ज्यादा या किसी से कम नहीं. उसकी इंडिविजुअलिटी क्या होनी चाहिए, मेंटेन होनी चाहिए. ठीक, तो थर्ड फीचर हमने समझा. फोर्थ क्या है, रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन, रिस्पेक्ट फॉर राइट्स. राइट्स के लिए कितना रिस्पेक्ट है, जैसे इंडिया में फंडामेंटल राइट्स आपको मिला, तो यू हैव दिस राइट कि यू कैन गो टू सुप्रीम कोर्ट इवन. अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं नहीं आपका फंडामेंटल राइट कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, तो आप हाई कोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट जाइए, सारे कोर्ट्स आपके लिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बैठे हुए हैं कि नहीं नहीं, अगर फंडामेंटल राइट्स की बात आएगी तो क्या है, वो रिस्पेक्ट फॉर वोट है, सॉरी रिस्पेक्ट फॉर राइट्स है, सो सॉरी. तो जिम्बाब्वे का एक छोटा सा इस केस देख लीजिए. अटेन इंडिपेंडेंस फ्रॉम व्हाइट माइनॉरिटी, 1980 में इसको इंडिपेंडेंस मिलता है. कंट्री हैज बीन रूल्ड बाय ZANU PF पार्टी दैट लीड द फ्रीडम स्ट्रगल. चूंकि जैसे यहाँ पे क्या है, कांग्रेस, तो फ्रीडम स्ट्रगल में बहुत बड़ा योगदान उसका रहा था कांग्रेस का, वैसे ही यहाँ पे ZANU PF पार्टी थी जो फ्रीडम स्ट्रगल में काम आई. ठीक, रॉबर्ट मुगबे द प्रेसिडेंट यूज अनफेयर प्रैक्टिस इन इलेक्शन. अब क्या होता है, रॉबर्ट मुगबे नाम के जो प्रेसिडेंट थे, वो कुछ ऐसे प्रैक्टिसेस इलेक्शन में करते हैं, क्या क्या, हैरेस्ड अपोजिशंस, कंट्रोल्ड मीडिया, पूरे मीडिया कंट्रोल, इग्नोर्ड कोर्ट डिसीजंस, इवन ही वाज फोर्स्ड आउट ऑफ ऑफिस इन 2017. 2017 में उनकी गवर्नमेंट क्या होती है, गिर जाती है, उनकी सरकार क्या होती है, गिर जाती है. ठीक, तो इससे क्या समझना है, ये क्यों ये टॉपिक्स आपको दिए गए हैं, फीचर्स को समझने के लिए दिए गए हैं. सो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन लिमिट सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीजंस राइट. ठीक है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का जो एक लिमिट है, जो रूल का जो लिमिट है, जो कॉन्स्टिट्यूशनली बनाए गए हैं, है ना, उसको फॉलो करना बहुत जरूरी है, सिटीजन्स के राइट के अकॉर्डिंग काम करना है. इसीलिए डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बहुत बैलेंस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे ऐसे नहीं कि कुछ भी एक्सट्रीम लेवल पे कर दिया, नहीं, यहाँ पे बहुत बैलेंस अप्रोच लेके चलना पड़ता है. तो फोर्थ फीचर क्या समझा हमने, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन लिमिट सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीजंस राइट्स. ठीक, ओके. Chinese government blocked free flow of information on the internet by placing restrictions on popular websites like Google and Yahoo. इसको फैक्ट एंड कॉन्सेप्ट की तरह याद रखिए. Image of tanks and an unarmed student reminds the reader of another major event in recent Chinese history. चूंकि आप पूरे वर्ल्ड का इंफॉर्मेशन एग्जैक्टली ले सकते हो, मे बी अप्रोक्सीमेटली 80 to 90% जो जनरल इंफॉर्मेशन हैं जो इंटरनेट पे अवेलेबल होती हैं, वो आपको मिल जाएंगी. चाइना की जो इंफॉर्मेशन है, जो देश की जो इंफॉर्मेशन है, वो आपको इंटरनेट पे भी नहीं मिलती, है ना. तो ये समझने वाली बात है. और चाइना खुद को डेमोक्रेटिक भी कहने को रेडी रहता है. हालांकि राइट्स एसेंशियल इन डेमोक्रेसी, सिटीजंस मस्ट हैव फ्रीडम टू स्पीक. डेमोक्रेसी में कौन से राइट है जो एसेंशियल है, बहुत जरूरी है. पहला, इनके पास फ्रीडम, लोगों के पास फ्रीडम होना चाहिए, किस चीज के लिए, स्पीक, थिंक, एक्सप्रेस ओपिनियंस, प्रोटेस्ट पीसफुली, क्रिटिसाइज गवर्नमेंट, जो भारत में देखने को मिलता है. सेकेंड, एवरीवन इज इक्वल बिफोर लॉ इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर्स, सिटीजन्स. ठीक है,
कोर्ट्स प्रोटेक्ट सिटीजंस राइट, अभी मैंने बताया। इंडिपेंडेंट जुडिशरी इज नेसेसरी, ठीक है। जुडिशरी का इंडिपेंडेंट होना बहुत बड़ा फैक्टर होता है। किसी भी देश में डेमोक्रेसी अगर सरवाइव कर रही है तो वहां की जुडिशरी क्या है, इंडिपेंडेंट है। इस बात को आप ध्यान में रखिए। फाइनल डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी, इसलिए मैं देखिए स्टार्टिंग में हम लोगों ने पढ़ा रूल ऑफ द पीपल, मीनिंग पढ़ने के बाद अब क्या रूल ऑफ द पीपल से पॉसिबल है कि डेमोक्रेसी डिफाइन हो जाए? नहीं। इसीलिए जब आप फीचर्स को पढ़ेंगे, डेमोक्रेसी को एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव पे डिफरेंट केस स्टडीज से देखते हैं, तब आपको समझ में आता है कि यार ये इतना इजी नहीं था जितना आसान हम लोग को क्लास 6, 7, 8 में सुनने में लग रहा था, ठीक है। तो देखिए फाइनल डेफिनेशन पे अब आ गए कि फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच सॉरी रूलर selected by the people take all the major decisions। जिन रूलर्स को लोगों ने क्या किया है, इलेक्ट किया है, वो सारे मेजर डिसीजंस क्या करेंगे, लेंगे। सेकंड, इलेक्शंस ऑफर अ चॉइस एंड फेयर अपॉर्चुनिटी टू द पीपल टू चेंज द करेंट रूलर्स। इलेक्शंस क्या करती है, जैसे इंडिया में इलेक्शंस होते हैं, आप देखेंगे कभी कोई पार्टी जीत रही है, कभी कोई पार्टी हार रही है, डिफरेंट डिफरेंट चीजें होती रहती हैं। बड़ा, हालांकि उसके डिबेट में नहीं जाना है, पहले बस ये समझने के लिए। तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि इलेक्शंस क्या कर रहे हैं, फेयर अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, है ना, बराबर सबको मौका दे रहे हैं कि भाई आप आइए, कॉम्पीट करिए, अगर आप पब्लिक को अच्छे लगेंगे तो आप जीतेंगे, ठीक। दिस चॉइस एंड अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल टू ऑल द पीपल ऑन एन इक्वल बेसिस। सारे लोगों को, कोई गरीब, अभी मैंने बताया कोई गरीब अमीर कोई भी हो, ऐसा नहीं हो कि अंबानी जी का वोट बहुत ज्यादा वैल्यू रख रहा होगा और किसी स्लम एरिया में रह रहे बंदे का वोट का कोई वैल्यू नहीं, ऐसा नहीं होता। तो डेमोक्रेसी में ये चीजें जरूर होनी चाहिए, तभी डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी कहा जाएगा। एक्सरसाइज ऑफ द चॉइस लीड्स टू अ गवर्नमेंट लिमिटेड बाय अ बेसिक रूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, दैट्स राइट। तो गवर्नमेंट का जो जितनी भी चीजें हो, जो भी एक्सरसाइज होंगी, वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस पे होनी चाहिए और सिटीजन्स राइट्स के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, ठीक। वाई डेमोक्रेसी, तो चलिए व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड डिफरेंट डिफरेंट जो फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, ये सारी चीजें तो हो गई, ठीक। एक ओवरव्यू हमने लिया कि यार डेमोक्रेसी है क्या, अलग अलग देश की भी बात की उसमें। अब आते हैं वाई, क्यों, क्या जरूरत है, क्योंकि डिक्टेटरशिप में भी लोग रह रहे हैं, जितने भी फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट हैं वहां पे लोग सरवाइव तो कर ही सकते हैं, बट नॉर्थ कोरिया में भी लोग तो रह ही रहे ना। लेकिन वाई डेमोक्रेसी, ये क्वेश्चन आता है तो चलिए आंसर भी ढूंढ लेते हैं। इज डेमोक्रेसी द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, क्या ये सबसे अच्छा फॉर्म है? यस, बिकॉज डेमोक्रेसी गिव्स पीपल फ्रीडम। हर इंसान के लिए, ह्यूमन के लिए बेसिकली, या फिर आप कह लीजिए कि जितने भी लिविंग बींग्स हैं उनके लिए आजादी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, फ्रीडम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो कोई जानवर क्यों ना हो। तो डेमोक्रेसी का सबसे जो पहला पॉइंट है वो है फ्रीडम। दूसरा, राइट्स को प्रोटेक्ट करना। भाई हम किसी देश में रह रहे हैं तो मेरा एक ये है ना कि एक अधिकार है, ठीक है, एक ये मेरा नॉर्मल कि हम अगर अर्थ पे हैं, ठीक है, ह्यूमन है, तो क्या होना चाहिए, मेरी डिग्निटी होनी चाहिए, मेरे पास ये छोटे मोटे राइट जरूर होने चाहिए जिससे हम कुछ बोल पाए, कुछ सोच पाए, फ्रीली ये चीजों को कर पाए, है ना। कोई अच्छा सा पढ़ाई करना हो कर लिया, कोई अच्छा सा बिजनेस करना हो कर लिया। तो क्या होना चाहिए, एक है ना, अपने अंदर फ्रीडम होनी चाहिए। कैसे पॉसिबल है, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ही पॉसिबल है। अलाउज पीसफुल चेंज ऑफ गवर्नमेंट, यस। ऐसा नहीं हुआ कि गवर्नमेंट चेंज हुई तो आग लगने लग गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या हुआ, एक गवर्नमेंट थी, 5 ईयर 6 ईयर जो भी उसका टेन्योर अपना कंप्लीट की, अब उसके बाद क्या हो रहा है, हो सकता है लोगों को पसंद नहीं है, चेंज हो गई वो, तो चेंज हो गई तो पीसफुली सब कुछ क्या होता है यहाँ पे, सब लोग एक्सेप्ट करते हैं उस चीज को, चाहे वो अपोजिशन वाले हों, और बाकी जो जीते हैं वो तो खुश होंगे ही, और चाहे वो भारत के लोग हों, देश के लोग हों। तो रिस्पेक्ट्स इक्वेलिटी, इक्वेलिटी का रिस्पेक्ट करना, तो बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्यों है, तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इनको आप दिमाग में रखिए। वाई नॉट डिक्टेटरशिप, क्योंकि एक पर्सन के हाथ में आप पूरा पावर दे देंगे, सारे डिसीजंस वो लेगा आपके, आपके देश के लिए क्या सही है, सिर्फ आपके देश में डिसीजन सिर्फ आप नहीं लेते हैं, आप
आपके देश में क्या है, आपके हिसाब से डिसीजंस लिए जाते हैं, आपको ध्यान में रख के डिसीजंस लिए जाते हैं। ये डिक्टेटरशिप में तो नहीं पॉसिबल है ना। नो नीड टू आस्क सिटीजंस, डिसीजंस मे बी क्विक। ठीक, सिटीजंस कैन नॉट इजिली रिमूव द रूलर। अगर एक रूलर रूल कर रहा है, कंटिन्यूसली रूल करता रहेगा, चाहे लोग जैसे भी सरवाइव करें या फिर ना करें। चलिए, आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी। चल, तो मैं स्टार्टिंग में बताया था कि देखिए, जिन चीजों का मेरिट होगा उसका कुछ डीमेरिट तो जरूर होगा। डेमोक्रेसी के बारे में कुछ आर्ग्यूमेंट्स हैं जो हमें समझने होंगे, सिर्फ अच्छा अच्छा बात करके नहीं होता। लीडर्स कीप चेंजिंग इन अ डेमोक्रेसी। तो कभी कभी क्या होता है, जब सरकारें बहुत जल्दी जल्दी गिरनी शुरू होती है, तो जो आपके देश का विकास है, कंट्री का जो ओवरऑल डेवलपमेंट है, वो थोड़ा पीछे होता जाता है। बहुत बार इंडिया में भी ये देखा गया है। ठीक। सेकेंड, democracy is all about political competition and power play. There is no scope for morality. Yes, क्योंकि पॉलिटिक्स वर्ड आते ही दिमाग में एक ही चीज आता है, यहाँ पे मोरालिटी की बात तो नहीं करनी है ना। पॉलिटिक्स है, राजनीति है, तो क्या होता है, लोग अपना मोरालिटी भूल ही जाते हैं। ठीक है, तो देयर इज नो स्कोप फॉर मोरालिटी, क्योंकि पॉलिटिकल कंपटीशन है। तो ठीक, सो मेनी पीपल हैव टू बी कंसल्टेड इन डेमोक्रेसी दैट लीड्स टू डिलेज। यस, बहुत बार क्या होता है ना कि आप बहुत सारे गवर्नमेंट से डिफरेंट डिफरेंट योजनाएं बनाती हैं, डिफरेंट डिफरेंट चीजें करती हैं, बट बहुत बार क्या होता है, क्लियरेंस नहीं मिलने की वजह से, बहुत सारे लेयर्स होने की वजह से क्या होती है, वो सारे काम बहुत बार नहीं हो पाते हैं देश में। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन होता है कि डेमोक्रेसी का ये क्या है, एक लिमिटेशन माना जाता है। Elected leaders do not know the best interest of the people, it leads to bad decisions. Yes, democracy leads to corruption for it based on electoral competition. Yes, electoral competition होगा, लोगों को रिप्रेजेंटेटिव बनाया जा रहा है, और इंडिया इसका लाइव एग्जांपल है। करप्शन का लेवल आप भारत में देख सकते हैं। ऑर्डिनरी पीपल डोंट नो व्हाट इज गुड फॉर देम, दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग। तो जो आम आदमी है ना, वो उसके लिए क्या अच्छा है वो बहुत अच्छे से नहीं समझ पाता, जो बहुत पढ़ा लिखा अलग बात है। अदरवाइज जो मेजर डिसीजंस है ना, उसमें वो भागीदारी कर ही नहीं पाता कि क्या सही है क्या गलत है, तो इसलिए भी इसके लिमिटेशंस हैं। चलिए, जब आर्गुमेंट्स की ही बात करते हैं, तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज अ बेटर गवर्नमेंट बिकॉज इट इज अ मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अकाउंटेबिलिटी तो इंश्योर करना ही है, अगर आपको चुनाव जीतना है तो कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी बहुत जरूरी है। तो इफ गवर्नमेंट फेल, सिटीजंस कैन रिमूव इट इन इलेक्शन। सिंपल है, अगर आप अच्छे से काम नहीं करोगे, आप जिस तरीके से आपने कहा था, हमेशा होता है, जिस समय अलग अलग पार्टियां इलेक्शन कॉन्टेस्ट करती हैं इंडिया में, आपको देखने को मिलता होगा अलग अलग वादे हो रहे हैं, अलग अलग चीजें हो रही हैं। अब अगर वो 5 साल का जो उनको टाइम मिला है, अगर उसमें वो कंप्लीट नहीं कर रहे हैं उन चीजों को, तो बहुत बड़ा असर उनके इमेज पे पड़ता है, जिसका उनको इलेक्शन में देखने को मिल जाता है कि भाई कहाँ गलती हुई। डेमोक्रेसी इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। यस, बिल्कुल, क्योंकि हमें स्कोप है कि भाई हम डिस्कशन खुल के कर सकते हैं, हम डिबेट्स कर सकते हैं, कंसल्टेशंस, रिजल्ट लेस चांस ऑफ मिस्टेक। सही बात है। डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स अ मेथड टू डील विद डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। इंडिया हैज डिफरेंट रिलीजियंस, लैंग्वेजेस, कल्चर्स, कास्ट। डेमोक्रेसी हेल्प पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। यस, चूंकि वी आर डाइवर्सिफाइड कंट्री है ना, हम कोई एक कल्चर को लेके नहीं चल रहे हैं, हम कोई एक लैंग्वेज को लेके नहीं चल रहे हैं, है ना, एक तरह के लोग नहीं है आपके यहाँ पे। तो इन सारी चीजों को अगर हम देखेंगे ना, तो यहाँ पे डेमोक्रेसी ही सरवाइव कर सकती है, अदरवाइज बहुत मुश्किल है किसी और फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को यहाँ पे लेके चल पाना। सॉरी। डेमोक्रेसी इनहेंसेस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन। अभी मैं बताया था, डेमोक्रेसी इज बेटर देन अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज इट अलाउज अस टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक्स। ठीक। ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। तो ब्रॉडर मीनिंग क्यों, 2 लाइन में तो डेफिनेशन कंप्लीट हो गया था, बट नहीं, क्योंकि अब ओपिनियन बिल्डिंग करनी है कि एक्चुअल में डेमोक्रेसी क्या है। तो ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी क्या है भाई, is not only government, it also it is a way of life. Example, democratic family. Yes, अगर एक फैमिली ऐसी हो जहां पे डिसीजन लेने का सिर्फ एक इंसान को हक ना हो,
वो सबसे पूछता हो, समझता हो, समझाता हो, डिस्कशंस करता हो, कुछ गलत है उस पर डिबेट हो, है ना, तो क्या होता है, उस फैमिली को बड़ा अच्छा माना जाता है। ठीक, वहां पे कोई मेंटल प्रेशर नहीं होता किसी को। डेमोक्रेटिक फैमिली, एवरीवन पार्टिसिपेट्स इन डिसीजंस। डेमोक्रेटिक क्लासरूम, यस, स्टूडेंट कैन आस्क क्वेश्चंस फ्रीली। इस बात का कोई डर नहीं होना, है ना। वन लीडर एंड हिज फैमिली मेंबर्स डिसाइड एवरीथिंग इन दिस पार्टी, हाउ कैन दे टॉक ऑफ डेमोक्रेसी। चलिए, ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। Word democracy not to describe any existing government but to set up an ideal standard that all democracies must aim to become. A true democracy will come to this country only when no one goes hungry to bed. ये कहा जाता है with moral definition I can say कि अगर कोई भूखा अपने बेड पे सोने नहीं जा रहा है ना, तो माना जाता है कि इट्स फॉर्म ऑफ ट्रू डेमोक्रेसी। तो उस देश में क्या है, ट्रू डेमोक्रेसी है। तो ये मैंने बताया कि ओपिनियन बिल्डिंग आपको करनी है, क्या आपके यहाँ ट्रू डेमोक्रेसी है। इन अ डेमोक्रेसी एवरी सिटीजन मस्ट बी एबल टू प्ले इक्वल रोल इन डिसीजन मेकिंग। फॉर दिस यू डोंट नीड टू जस्ट एन इक्वल राइट टू वोट। तो सिर्फ इसके लिए इक्वल राइट टू वोट होने से नहीं होता है। तो इसीलिए क्या कहा जाता है कि अवेयरनेस बहुत जरूरी है। पब्लिक अवेयरनेस वेरी इंपॉर्टेंट। Every citizen needs to have equal information, basic education, equal resources and lot of commitment. हर नागरिक के पास, हर सिटीजन के पास राइट होना चाहिए कि उसके पास इंफॉर्मेशन सही आ रहा है, इक्वल आ रहा है, उसके जो राइट्स है वो बेसिक राइट जो है वो इक्वली प्रैक्टिस कर पा रहा है या नहीं। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए चलना है। उसको जो रिसोर्सेज मिल रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि कम और ज्यादा हो रहा है। चलिए, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। Modern countries have huge populations, so direct democracy is difficult. तो चूंकि अभी की जो अरे इंडिया लाइव एग्जांपल है भाई, 150, ठीक है। अब आई डेयर फॉर सिटीजन सिलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव्स। इंडिया फॉलोज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, यस। चूंकि हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, लीडर को चुनते हैं, दैट्स व्हाई। डायरेक्ट डेमोक्रेसी, ग्राम सभा। Villages meet together to make decisions. This is a form of direct democracy. Features participation, discussion, consensus. ये सारी चीजें किसके लिए होती हैं, लोगों के लिए होती हैं, और इसी को हम बोलते हैं डायरेक्ट और इसको बोलते हैं ठीक है। चलिए चलिए, तो मैं मेरे हर लेक्चर में आपने देखा होगा कि मैं क्वेश्चंस लेके जरूर आता हूँ, क्योंकि जब पूरा चैप्टर पढ़ा तो ये क्वेश्चंस तो आपको खुद बन जाने चाहिए पूरा पढ़ने के बाद। ठीक, नहीं बन पा रहे हैं तो आइए कुछ देख भी लेते हैं क्वेश्चंस क्या है। वाई इज डेमोक्रेसी इंपॉर्टेंट, क्यों जरूरी है डेमोक्रेसी। ये तो पीपल इलेक्ट देयर ओन रिप्रेजेंटेटिव, पहला। दूसरा, गवर्नमेंट रिमेन्स अकाउंटेबल टू। अच्छा, इस तरीके से आंसर लिखेंगे तो मार्क्स भी आपको बहुत अच्छे से मिलने वाले हैं, मैं पहले बता दे रहा हूँ। सिटीजंस एंजॉय फ्रीडम, इक्वलिटी एंड राइट्स, therefore democracy is considered the most preferred form of government. Why is China not considered a fully democratic country? चूंकि चाइना के बारे में हमने पढ़ा था तो इतना तो समझ जाएंगे। तो only approved candidates can contest election. वहां पे डिसाइडेड है कि सिर्फ ये लड़ेगा या वो लड़ेगा। हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं होता। अगर मैं चाहूँ तो मैं भी लड़ सकता हूँ, बट कुछ चीजों को बस फुलफिल करना होता है, बेसिक चीजें हैं, एज वगैरह वगैरह आपने पढ़ा होगा 8th में जरूर। Citizens do not get real political choices. The ruling Communist Party controls the system. जो रूलिंग पार्टी है वो पूरे सिस्टम को कंट्रोल कर रही है। एक्सप्लेन एनी 5 आर्ग्यूमेंट्स, बहुत जरूरी है डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में 5 आर्ग्यूमेंट्स, क्योंकि अच्छा अच्छा तो बहुत पढ़ा, तो कुछ आर्ग्यूमेंट्स तो है ना, कुछ डीमेरिट्स भी होंगी। तो फर्स्ट है, लीडर्स चेंज फ्रीक्वेंटली। बहुत बार ऐसा देखा जाता है। डिसीजन मेकिंग टेक्स टाइम, बहुत टाइम लगता है। बिल विल भी अभी हमारे यहाँ का क्या रूल रेगुलेशन है, लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट, ये सारी चीजें होने के बाद तो हम एक बिल पास कराते हैं। अगर मजबूत सरकार नहीं है तो वो बहुत टाइम टेकिंग हो जाता है। पॉलिटिकल कंपटीशन क्रिएट्स कॉन्फ्लिक्ट, करप्शन में इंक्रीज ड्यूरिंग इलेक्शंस। देखिए किस तरीके से हमारे यहाँ इलेक्शन होता है, लाइव एग्जांपल्स हैं ये सब। डेली लाइफ में आप इसको देखते चलिए, खुद समझ में आ जाएगा। ऑर्डिनरी सिटीजंस में नॉट ऑलवेज मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस। जो आम आदमी है, जो थोड़ा ज्यादा इनमें इन्वॉल्व नहीं है, वो डिसीजन मेकिंग में तो कहीं नहीं आता है ना, इन्फॉर्म नहीं। कंक्लूजन, डेमोक्रेसी हैज लिमिटेशंस, इट रिमेन्स बेटर देन अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। कुछ लिमिटेशंस है लेकिन ये क्या है, बेटर है। चलिए,
इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी भी बात कर ले भाई, आर्ग्यूमेंट्स थी अगेंस्ट डेमोक्रेसी और फेवर। तो पहला कि अकाउंटेबल गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आर आंसरेबल टू द पीपल। भारत की सरकार से भी क्या है, हम लोग इथेनॉल पे बड़ा सवाल पूछ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से उनको उसका जवाब देना पड़ता है, ठीक है। बेटर डिसीजन मेकिंग मेड आफ्टर डिस्कशन एंड कंसल्टेशन, डिसीजन मेकिंग सच में बहुत अच्छा होता है, नो डाउट। पीसफुल कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स पीसफुल मेथड टू सॉल्व डिस्प्यूट्स। इनहेंसेस डिग्निटी, लोग यहाँ पे क्या है, डिग्निफाइड तरीके से रहते हैं, इज्जत से रहते हैं, ठीक। कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन का मतलब क्या कि एक डिस्प्यूट ना हो, ओवर कॉन्फ्लिक्ट ना हो, बहुत सारे ऐसे रास्ते आपको दिए जाते हैं जिससे आप कॉन्फ्लिक्ट्स को बड़े आसानी से, मतलब क्लैशेस ना हो बेसिकली। करेक्ट मिस्टेक, अगर क्या होता है, इस साल किसी गवर्नमेंट को चुना और उसका टेन्योर 5 साल कंप्लीट होता है, 5 साल में वो जो रिजल्ट एक्सपेक्टेड था वो नहीं देता है, तो यू कैन री इलेक्ट द गवर्नमेंट विच इज गुड, you can have option, you can change governments through elections, okay। Third, explain the 4 features of democracy, major decisions by elected leaders, final decision making power must rest with elected representatives, free and fair election, one person one vote one value, rule of law and rights, ठीक। गवर्नमेंट मस्ट रिस्पेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सिटीजन राइट, मैं पहले बता चुका हूँ 4 फीचर्स में। पहला आप लिखिए कि इलेक्टेड लीडर्स जो है वो मेजर डिसीजंस लेंगे, हम आपके यहाँ पे, हमारे यहाँ पे ये होता है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू एंड, चलिए। Why was Pakistan under General Musharraf not considered a democracy? Because मिलिट्री ऑफिशियल्स के अंडर में जो पावर है ना, जो रियल पावर है, वो ये लोग प्रैक्टिस कर रहे थे। फाइनल डिसीजन ये नहीं ले सकते, जो लोग जीतते थे चुनाव वो फाइनल डिसीजन नहीं ले सकते थे। और आप ढेर सारी चीजें इसके रेफरेंस में पढ़ भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, जो पिक्चर वगैरह भी देखा करिए तो आपको ये चीजें देखने को मिल जाती हैं, है ना। वहां पे ये ऑथेंटिक तरीके से दिखाया जाता है कैसे डिफरेंट कंट्रीज में, या जो पाकिस्तान जैसी कंट्रीज हैं, वो कैसे शूडो तरीके से इन चीजों को प्रैक्टिस करती हैं और बड़े आसानी से यहाँ आके भाषण देना शुरू करती हैं। खैर, अपनी अपनी बात है ये। चलिए, तो आज का जो हमारा ये टॉपिक था वो खत्म होता है यहीं पे, और खूब अच्छे से पढ़ाई करिए, ठीक है। थैंक यू सो मच, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और जिस तरीके से सपोर्ट दे रहे देते रहिए, कंटेंट्स भर भर के मिलने वाले हैं। थैंक यू।